हेलो दोस्तों, आभार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीटेट के सोशल साइंस के एक और टॉपिक को डिटेल में समझते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, और आज हम जानेंगे आरंभिक मानव यानी अर्ली ह्यूमंस के बारे में। ये पाषाण काल स्टोन एज की कहानी है। एनसीईआरटी का एक बहुत ही फाउंडेशनल चैप्टर है ये, और इससे हर साल सीटेट पेपर 2 में सवाल जरूर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहला सवाल तो मेरे मन में यही आता है कि इन आरंभिक मानवों को हम आखेटा खाद्य संग्राहक या हंटर गैदरर्स ये नाम क्यों देते हैं? हाँ, तो ये जो नाम है ना, ये उनके काम से ही आया है। मतलब वो अपना भोजन कैसे जुटाते थे, इसी तरीके के आधार पर ये नाम मिला है। अच्छा। ये लोग करीब 20 लाख साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में रहते थे, और इनके जीवन की 2 मुख्य गतिविधियां थी। 2 कौन सी? पहला आखेट यानी जंगली जानवरों का शिकार करना, हंटिंग, और दूसरा संग्रह मतलब गैदरिंग, जैसे फल मूल, दाने, पौधे, अंडे ये सब इकट्ठा करना। तो आखेट और संग्रह, हंटिंग एंड गैदरिंग, इसीलिए आखेटक खाद्य संग्राहक। बिल्कुल। और सीटेट परीक्षा के लिए उपमहाद्वीप, 20 लाख वर्ष और संग्रह ये कीवर्ड्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो ये लोग एक जगह पर टिककर क्यों नहीं रहते थे? आज तो हम सब एक घर, एक ठिकाना चाहते हैं, पर वो हमेशा घूमते रहते थे। इसके क्या कारण थे? ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसके पीछे कोई एक नहीं बल्कि 4 बड़ी वजहें हैं। और सीटेट में अक्सर सवाल आता है कि इनमें से कौन सा कारण नहीं था। अच्छा। तो ये चारों कारण याद रखने जरूरी हैं। जी। पहली और सबसे सीधी वजह थी भोजन का खत्म हो जाना। आप सोचिए, अगर एक ही जगह पर ज्यादा दिन रहेंगे तो वहाँ के फल, फूल, जानवर सब खत्म हो जाएंगे। सही बात है। संसाधन सीमित थे, तो पेट भरने के लिए आगे बढ़ना ही पड़ता था। दूसरा कारण इसी से जुड़ा है, जानवरों का पीछा करना। उनके शिकार का। हाँ, हिरण, जंगली भैंस या दूसरे जानवर भी तो चारे पानी के लिए घूमते थे। तो अगर आपका भोजन ही घूम रहा है तो आपको भी उसके पीछे जाना पड़ेगा। तो वो एक तरह से जानवरों के नक्शे कदम पर चल रहे थे। बिल्कुल। तीसरा कारण था मौसम। जैसे आज आम सिर्फ गर्मियों में मिलते हैं, वैसे ही उस समय भी अलग अलग पेड़ पौधों पर फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे। तो सही मौसम में सही जगह पहुंचना जरूरी था। जी। और चौथी और शायद सबसे जरूरी वजह थी पानी। पानी। हाँ, पानी जीवन के लिए जरूरी है। कई झीलें और नदियां मौसमी होती थीं, जो गर्मियों में सूख जाती थीं, तो पानी की तलाश में भी उन्हें घूमना पड़ता था। तो भोजन, शिकार, मौसम और पानी, ये 4 मजबूत कारण थे। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं उनके औजारों की। वो किस तरह के टूल्स इस्तेमाल करते थे? उनकी जो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी थी वो थे औजार। पुरातत्वविदों को पत्थर, लकड़ी और हड्डियों तीनों से बने औजार मिले हैं। अच्छा, तीनों चीजों के? जी। पर बात यह है कि लकड़ी और हड्डियां तो समय के साथ गल जाती हैं, खराब हो जाती हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन पत्थर वो खराब नहीं होता, वो लाखों साल तक वैसा ही रहता है। इसीलिए हमें आज सबसे ज्यादा पत्थर के औजार ही मिलते हैं। और इन औजारों का इस्तेमाल क्या था? क्या ये सिर्फ शिकार के लिए थे? नहीं, सिर्फ शिकार के लिए नहीं। इनके कई इस्तेमाल थे। सोचिए, फल फूल काटना है, हड्डियों और मांस को काटना है, पेड़ों की छाल उतारनी है। जानवरों की खाल भी उतारते होंगे? बिल्कुल, जानवरों की खाल उतारने के लिए भी। कुछ औजारों में तो वो हड्डी या लकड़ी का हैंडल लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार भी बनाते थे। अरे वाह! और लकड़ी का और क्या उपयोग था? लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में, मतलब आग जलाने के लिए, और झोपड़ियां बनाने के लिए भी होता था। तो सीटीसीई में औजारों के इन उपयोगों पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब काल विभाजन को समझते हैं। ये जो पूरा पाषाण काल या पेलियोलिथिक एज है, इसका क्या मतलब है? पूरा पाषाण, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर। प्राचीन पत्थर का युग। सही। ये काल 20 लाख साल पहले से लेकर लगभग 12,000 साल पहले तक माना जाता है। और सबसे जरूरी बात जो परीक्षा में पूछी जा सकती है, वो क्या है? वो यह है कि मानव इतिहास की 99% कहानी इसी एक काल में घटी है। 1 मिनट, 99%? जी हाँ, ये इतिहास का सबसे लंबा दौर है। इसी वजह से इसे 3 भागों में भी बांटा गया है: आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरा पाषाण। चलिए नेक्स्ट, तो इस सबसे लंबे पुरा पाषाण काल के बाद कौन सा काल आता है? इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल, जिसे मेसोलिथिक एज कहते हैं। ये करीब 12,000 से 10,000 साल पहले तक था। और इसमें क्या खास था? इस काल का जो सबसे महत्वपूर्ण कीवर्ड है वो है पर्यावरणीय बदलाव, यानी एनवायरमेंटल चेंजेस। दुनिया गर्म होने लगी थी। अच्छा। और इस समय पत्थर के औजार बहुत छोटे हो गए थे,
इतने छोटे कि उन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। माइक्रोलिथ मतलब लघु पाषाण? बिल्कुल, लघु पाषाण। ये हड्डियों या लकड़ियों के हैंडल में लगे होते थे, जिससे आरी और हंसियां जैसे औजार बनते थे। ये माइक्रोलिथ शब्द सीटेट में कई बार पूछा गया है। और इसके बाद? इसके बाद 10,000 साल पहले से नवपाषाण युग यानी नियोलिथिक एज की शुरुआत होती है। चलिए नेक्स्ट। तो ये लोग रहते कहाँ थे? हमें इनके ठिकानों के बारे में कैसे पता चलता है? वो लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अच्छी क्वालिटी का पत्थर आसानी से मिल जाए औजारों के लिए। हाँ बिल्कुल। ऐसी ही एक बहुत महत्वपूर्ण साइट है भीमबेटका, जो आज के मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका, हाँ मैंने सुना है इसके बारे में। ये एक आवास स्थल था, एक हैबिटेशन साइट। लोग बारिश, धूप और हवाओं से बचने के लिए वहां की गुफाओं और कंदराओं में रहते थे, और ये नर्मदा घाटी के पास है। और भीमबेटका की सबसे खास बात तो वहां की पेंटिंग्स है ना? जी, उन गुफाओं की दीवारों पर जंगली जानवरों के चित्र मिले हैं, जिन्हें हम शेल चित्रकला या रॉक पेंटिंग्स कहते हैं। ये बहुत अद्भुत हैं। तो भीमबेटका और नर्मदा घाटी, ये दोनों नाम परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं एक और बहुत बड़ी खोज की, आग। इसके बारे में क्या सबूत मिले हैं हमें? आग की खोज ने तो सब कुछ बदल दिया होगा। इसका सीधा सबूत हमें आंध्र प्रदेश की कुरनूल गुफाओं से मिलता है। कुरनूल गुफाएं, वहां क्या मिला है? वहां से राख के अवशेष मिले हैं, ट्रेसेस ऑफ ऐश। ये इस बात का पक्का सबूत है कि आरंभिक मानव ने आग जलाना सीख लिया था। और आग का प्रयोग किस किस काम के लिए होता था? देखिए, 3 मुख्य काम थे। पहला, प्रकाश के लिए, रात के अंधेरे में रोशनी। दूसरा, मांस भूनने के लिए। और तीसरा, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो सीटीईटी में स्थान मतलब कुरनूल गुफा और उपयोग दोनों से प्रश्न बन सकते हैं। जी बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, अब एक अलग तरह जो पत्थर की बात करते हैं, महापाषाण या मेगालिथ्स। ये क्या थे? ये तो नाम से ही कुछ बड़ा लग रहा है। हाँ, महा यानी बड़ा और पाषाण यानी पत्थर। ये बड़े शिलाखंड थे जिन्हें कब्रों को मतलब बरियल साइट्स को चिन्हित करने के लिए लगाया जाता था। अच्छा, तो ये कब्रों के निशान थे? जी, ये प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में ये काफी प्रचलित थी। चलिए नेक्स्ट, तो इन कब्रों के अंदर से क्या-क्या मिला है जिससे हमें उस समय के बारे में पता चलता है? इन कब्रों से बहुत दिलचस्प चीजें मिली हैं। मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। किस तरह के बर्तन? इन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन या ब्लैक एंड रेड वेयर कहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण कीवर्ड है। इसके अलावा लोहे के औजार, घोड़ों के कंकाल और सोने के गहने भी मिले हैं। मतलब लोगों को उनकी चीजों के साथ दफनाया जाता था। हाँ, और यहीं से एक और बात सामने आती है। जैसे ब्रह्मगिरी में एक कब्र में 33 सोने के मनके मिले, जबकि दूसरी कब्र में केवल मिट्टी के बर्तन। अरे, तो इसका मतलब क्या ये है कि समाज में तब भी अमीर और गरीब का भेद था? बिल्कुल, आप सही समझ रही हैं। ये सामाजिक असमानता, सोशल इनइक्वालिटी को दर्शाता है। ये एक हाई लेवल थिंकिंग क्वेश्चन है जो सीटीईटी में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट, आखिरी स्लाइड में कुछ और जगहों का जिक्र है। फ्रांस की गुफा, हुंसगी और शुतुरमुर्ग। इनके बारे में भी संक्षेप में बताइए। जी, ये कुछ सीधे सीधे फैक्ट बेस्ड प्रश्न के लिए महत्वपूर्ण है। पहला, फ्रांस की गुफा। हाँ, यहाँ 20,000 से 10,000 साल पुरानी पेंटिंग्स मिली हैं, जिनमें लौह अयस्क और चारकोल से जानवरों के चित्र बने हैं। अच्छा। और हुंसगी, वो तो भारत में है। हुंसगी कर्नाटक में है। यहाँ खास बात ये थी कि ज्यादातर औजार चूना पत्थर, लाइमस्टोन से बनाए जाते थे। ये एक आवास सह उद्योग स्थल था, मतलब हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। मतलब घर भी वही और फैक्ट्री भी वही एक तरह से। हाँ, और एक आखिरी चीज जिसने मुझे बहुत हैरान किया था भारत में, शुतुरमुर्ग। क्या शुतुरमुर्ग भारत में? हाँ, पुरापाषाण काल में महाराष्ट्र में एक जगह है पटने, वहां शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके मिले हैं। ये तो वाकई बहुत रोचक है। तो ये सभी सीधे सीधे फैक्ट बेस्ड प्रश्न के रूप में परीक्षा में आ सकते हैं। तो हमने देखा कि कैसे आरंभिक मानव ने शिकार और संग्रहण से जीवन शुरू किया, फिर पत्थर के औजार बनाए, आग की खोज की और धीरे धीरे सामाजिक प्रथाएं जैसे कि कब्र बनाना भी शुरू कर दिया। सही कहा आपने। इसका सीधा सा मतलब यही है कि मानव का जो विकास है वो एक बहुत लंबी और क्रमिक प्रक्रिया रही है। कोई भी बदलाव रातों रात नहीं हुआ। तो इस सब से हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली क्या बात निकलती है? एक विचार यहाँ छोड़ जाते हैं। आज हमने देखा कि हमें हजारों साल पुराने औजारों और कला के सबूत मिलते हैं जो इंसान की रचनात्मकता दिखाते हैं, लेकिन साथ ही हमें सामाजिक भेदभाव के भी शुरुआती सबूत मिलते हैं,
जैसा हमने ब्रह्मगिरी की कब्रों में देखा। हाँ। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि वे कौन से बुनियादी मानवीय गुण हैं, चाहे वो कला बनाने की इच्छा हो या फिर समाज में ऊंच नीच बनाने की प्रवृत्ति हो, जो हजारों सालों से हमारे साथ वैसे ही बने हुए हैं और कौन से वास्तव में बदल गए हैं। इस पर विचार जरूर करना चाहिए।